हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज क्लास 12th के फिजिक्स के ऑप्टिक्स चैप्टर से प्रिज्म और उससे होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे। यह बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो प्रिज्म होता क्या है? प्रिज्म ग्लास का बना हुआ एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है जिसमें दो ट्रायंगुलर बेस और तीन फलक होते हैं। जैसा कि प्रिज्म आप जानते होंगे कैसा होता होगा। ये इसके दो जो है ट्रायंगुलर बेस होते हैं और तीन जो है आयताकार फलक होते हैं। अब इनके किसी एक सतह से अपवर्तन की प्रक्रिया होती है और विभिन्न घटनाओं को देखने को मिलता है। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? प्रिज्म, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण और आपतन कोण के बीच में ग्राफ, प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए व्यंजक जो कि बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पतले प्रिज्म के लिए सूत्र, सूर्य के प्रकाश का परिक्षेपण तथा प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो अब पेन और कॉपी उठाइए और साथ साथ पढ़ते चलिए। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। ये आप देख रहे होंगे कि एक ग्लास प्रिज्म है और इस पर पी क्यू एक आपतित किरण है जो कि नॉर्मल से आई कोण बना रही है। अपवर्तन के पश्चात यह विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। तो जब अपवर्तन होगा यह अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। तो आप ये देख रहे हैं कि ये किरण जा रही थी, सीधे ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये अभिलंब की तरफ झुक गई और फिर सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो इस तरह से पी क्यू आपतित किरण, क्यू आर अपवर्तित किरण और आर एस निर्गत किरण मिल गई। अब यहाँ पर नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो कोण बनता है यह आपतन कोण होता है। इस नॉर्मल के साथ अपवर्तित किरण का जो कोण होता है यह अपवर्तित कोण होता है। इसी तरह से बाहर की तरफ आप ये जो देख रहे हैं कि अभिलंब के साथ निर्गत किरण जो कोण बनाती है इसे निर्गमन कोण या निर्गत कोण कहते हैं। तो इसी तरह से अगर हम पी क्यू को आगे की तरफ बढ़ा दें और आर एस को पीछे की तरफ बढ़ा दें, अर्थात आपतित किरण को आगे की ओर और निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ा दें, तो यह दोनों एक बिंदु पर कट करते हैं जो कि बिंदु डी है और यहाँ पर एक कोण बनता है। तो यहाँ इसके बीच में जो कोण बनता है इसे विचलन कोण कहते हैं। अर्थात यह आपतित किरण पी क्यू पथ से होकर के जा रही थी, लेकिन अपवर्तन के पश्चात जब यह निर्गत हुई तो आर एस पथ से जा रही है। तो कितना विचलित हो गई है? यह विचलन इसका कितना हुआ? डेल्टा के बराबर हुआ और इसे विचलन कोण कहते हैं। इस प्रिज्म में यह जो ए देख रहे होंगे इसके बीच जो कोण बनता है, माने दोनों फलकों के बीच में, इसे प्रिज्म कोण कहते हैं। आपतन कोण और विचलन कोण के बीच ग्राफ, यह है आपतन कोण 0, 10, 20, 30, 40, 50, 70 डिग्री तक, और यह है विचलन कोण जो कि ऊपर की तरफ दिखाया गया है, डेल्टा एम 30, 40, 50, 60 इस तरह से ऊपर की तरफ ये जाता है। अब ये सेटिंग की वजह से 60 नीचे आ गया है, ये 30, 40, 50 और इस तरह से ऊपर। तो इसमें हम ये देखते हैं कि आपतन कोण का मान एक निम्नतम कोण से जब आगे की तरफ बढ़ाते हैं, जैसे प्रिज्म के केस में 30 डिग्री से कम नहीं लिया जाता है, तो 30 डिग्री आपतन कोण 30, 35, 40, 45, 50 इस तरह से बढ़ाते जाएंगे। तो हम ये देखते हैं कि पहले
पहले कुछ आपतन कोणों के लिए यह घटता है, यह जो है घटता है, और एक विशेष आपतन कोण के लिए यह न्यूनतम होता है और उससे अधिक कोण का मान बढ़ाने पर वह विचलन कोण का मान बढ़ने लगता है। तो जिस विशेष कोण के लिए विचलन कोण निम्नतम होता है, इस विचलन कोण को अल्पतम विचलन कहते हैं, जिसे कि डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। और वायु तथा ग्लास प्रिज्म के लिए इस डेल्टा एम की वैल्यू 37.5 डिग्री होती है। तो विचलन कोण क्या था? आपतित किरण को आगे तथा निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर दोनों के बीच जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं और इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि फिगर में आपने देखा। अल्पतम विचलन कोण, एक विशेष आपतन कोण के लिए प्रिज्म अल्पतम विचलन उत्पन्न करता है। इस दौरान आपतित तथा निर्गत किरण के बीच बना कोण अल्पतम विचलन कोण कहलाता है और इसे डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। यदि दोनों आधार कोण बराबर हों, दोनों आधार कोण से क्या तात्पर्य है? दोनों आधार कोण से तात्पर्य है कि यह बी और सी, ये दोनों कोण अगर आपस में बराबर हैं, तो अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो जो अपवर्तित किरण होती है माध्यम में, वह किरण अर्थात क्यू आर, जिसका बेस है बी सी, इसके समानांतर होती है। तो अल्पतम विचलन के लिए यह कंडीशन होती है कि यह जो अपवर्तित किरण होती है, यह अपवर्तित किरण आधार के समानांतर होती है। और इस स्थिति में आपतित कोण और निर्गत कोण आपस में बराबर होते हैं। प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए व्यंजक, प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए जो है व्यंजक, तो ये प्रिज्म है ए बी सी, आपतित किरण पी क्यू, क्यू आर अपवर्तित किरण और आर एस निर्गत किरण। अभिलंब के साथ कोण आई जो कि आपतन कोण है, यह आर जो कि अपवर्तित है, और दूसरे फेस में यह आई डैश निर्गत और अंदर का यह कोण आर डैश है, तथा इसका जो विचलन कोण है पीछे की तरफ वह डेल्टा है। अब इसे प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए व्यंजक से तात्पर्य है कि हम स्नेल का नियम लगाएंगे जिसमें n इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर होता है, तो इसी से हमें यहाँ पर ये मिलेगा। तो इसे हम किसी तरह से सॉल्व करके आई और आर की वैल्यू ले आना है। तो आई और आर की वैल्यू मिल जाएगी तो साइन आई अपान साइन आर से n की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उस आई और आर की वैल्यू को निकालने के लिए थोड़ा सा इसमें ज्योमेट्री लगाना पड़ेगा। तो जैसे देखें, ये जो संलग्न चित्र है, इस संलग्न चित्र में क्यू डी आर यह एक ट्रायंगल बन रहा है जिसमें जो डेल्टा है यह बहिष्कोण है, एक्सटीरियर एंगल है। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जो बहिष्कोण होता है वह दोनों अंदर के कोणों के मान के बराबर होता है, अर्थात डेल्टा जो होगा वह डी क्यू आर तथा डी आर क्यू के सम के बराबर होगा, अर्थात डेल्टा बराबर हो गया ये कोण और प्लस ये कोण। ये देखिए डेल्टा डी क्यू आर प्लस डेल्टा डी आर क्यू। अब डी क्यू आर होगा कितना? अब आप ये देखें कि एन क्यू पी आई है और यह सीधे लाइन जा रही है, तो इसका मतलब हो गया कि यह डी क्यू ई जो एंगल होगा यह भी आई होगा। तो जब यह आई होगा तो इसमें से आर निकाल दें तो ये मिल जाएगा, तो ये हो गया आई माइनस आर। ठीक इसी तरह से यहाँ पर ये कोण हो गया आई डैश माइनस आर डैश। तो आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश, आई को एक साथ और आर को एक साथ कर दें
तो डेल्टा इक्वल्स टू आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश, इक्वेशन नंबर 1। अब आप देखें चतुर्भुज ए क्यू ई आर, यह नॉर्मल है, एन ई जो है नॉर्मल है। तो जब नॉर्मल है तो ए क्यू ई यह 90 डिग्री होगा, इसी तरह से ए आर ई यह भी 90 डिग्री होगा। तो जब ये दोनों 90 डिग्री होंगे और यह चतुर्भुज है तो ए और ई का सम 180 होगा, क्योंकि अंदर का चारों कोण 360 होगा। तो 90 90 180 निकल गया, तो ई और ए बचा, तो इसका सम कितना होना चाहिए 180। तो इस तरह से हो गया एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल्स टू 180। तो वही दिखाया गया है कि इसमें एंगल ए क्यू ई और एंगल ए आर ई 90 डिग्री, तो डेल्टा एंगल ए प्लस एंगल ई मिलकर के हो गया 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। अब इसी तरह से क्यू ई आर, क्यू ये ई और आर नीचे वाला ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल में आप देखें तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180, तो आर प्लस आर डैश और प्लस ई इक्वल्स टू 180। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 इन दोनों में आप देख रहे हैं कि ए प्लस ई 180, आर प्लस आर डैश प्लस ई 180। तो इन दोनों को अगर हम बराबर कर दें तो क्या होगा, ए प्लस ई इक्वल्स टू आर प्लस ई से ई कट जाएगा, तो ए की वैल्यू जो है आर प्लस आर डैश के बराबर हो जाएगी। तो इस तरह से इसको कट कर दिया ई को, तो आर प्लस आर डैश इक्वल्स टू ए, इक्वेशन नंबर 4। अब समीकरण 1 और समीकरण 4 से क्या हो जाएगा, जो आर प्लस आर डैश है उसकी जगह पर ए पुट करेंगे, तो डेल्टा इक्वल्स टू मिला था आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश, तो आर प्लस आर डैश की जगह पर हो जाएगा ए, तो डेल्टा इक्वल्स टू आई प्लस आई डैश माइनस ए, इक्वेशन नंबर 5। परंतु अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या होता है, डेल्टा जो है डेल्टा एम से प्रदर्शित किया जाएगा और आई की वैल्यू आई डैश के बराबर, निर्गत कोण के बराबर, और इसी तरह से यह आर जो है आर डैश के बराबर। तो आई डैश की जगह पर आई और आर डैश की जगह पर आर तथा डेल्टा की जगह पर डेल्टा एम पुट करेंगे। तो 2r इक्वल्स टू ए कहाँ से, ये देखिए r प्लस आर डैश इक्वल्स टू ए है, तो r डैश की जगह पे r पुट करेंगे, तो r प्लस आर 2r इक्वल्स टू ए, यानी r इक्वल टू ए बाई 2। इसी तरह से डेल्टा की जगह पे डेल्टा m, तो डेल्टा m इक्वल्स टू ये हो गया 2i माइनस ए, या इससे i की वैल्यू हो जाएगी a प्लस डेल्टा m बाई 2, 2i बराबर डेल्टा m प्लस ए, और i इक्वल्स टू 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो i इक्वल्स टू a प्लस डेल्टा m बाई 2। अब स्नेल के नियम से y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक n इक्वल्स टू साइन आई अपान साइन आर, और i की वैल्यू और r की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें, तो n इक्वल्स टू साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपान साइन a बाई 2, जहाँ a प्रिज्म का कोण है, प्रिज्म कोण कहते हैं जिसे, और यह इक्विलैटरल बेस के लिए समबाहु आधार के लिए a की वैल्यू 60 डिग्री होती है, और डेल्टा m अल्पतम विचलन कोण है जो कि आप ज्ञात करके रख लेते हैं। इसी तरह से पतले प्रिज्म के लिए विचलन का सूत्र, तो पतले प्रिज्म से क्या तात्पर्य है, पतले प्रिज्म से तात्पर्य होता है कि यदि प्रिज्म का कोण 5 डिग्री या इससे कम हो तो प्रिज्म को जो है पतला प्रिज्म कहते हैं। अर्थात जो प्रिज्म में आपने देखा कि ए बी सी प्रिज्म में जो प्रिज्म की जो तो पतले प्रिज्म के लिए विचलन का सूत्र, तो जब प्रिज्म पतला है तो प्रिज्म कोण 5 डिग्री हो गया, तो इस स्थिति में साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 को ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, क्योंकि साइन थीटा बराबर सिर्फ थीटा पुट कर सकते हैं, तथा साइन ए बाई 2 बराबर ए बाई 2। अब इसे हम जो फार्मूला आया है यानी इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपान साइन ए बाई 2, इसे पुट करेंगे तो साइन हट गया, तो ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपान ए बाई 2, नीचे 2 से 2 कट जाएगा, तो ए प्लस डेल्टा एम बाई ए। अब
n इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा एम बाई ए है, तो a प्लस डेल्टा एम इक्वल्स टू एन ए या डेल्टा एम इक्वल्स टू एन ए माइनस ए को कॉमन ले लेंगे तो n माइनस वन इंटू ए, अर्थात डेल्टा एम इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू ए। यह अल्पतम विचलन के लिए कोण मिल गया। अब इस फार्मूले में हम देख रहे हैं कि यह जो पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन है, यह पदार्थ के अपवर्तनांक n तथा प्रिज्म के कोण A पर निर्भर करता है, किंतु आपतन कोण I पर निर्भर नहीं करता है। तो यह पतले प्रिज्म के लिए फार्मूला हो गया। सूर्य के प्रकाश का परिक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म। तो जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तो प्रिज्म से अपवर्तित होते हुए वह अपने घटक रंगों की अनेकों प्रकाश किरणों में विभाजित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण से तात्पर्य होता है कलर से। तो जब प्रिज्म पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो आप देखेंगे कि यह अलग अलग रंगों में, जो इस श्वेत प्रकाश का कंस्टिट्यूएंट कलर्स होते हैं, इन कलर्स में जो है यह बट जाता है, जैसा कि आप इस तरह से देखते होंगे। अब यह घटना जो है क्यों होती है, यह घटना जो है इसमें क्यों होती है, आप ये जाने। तो इसका कारण क्या है? किसी पदार्थिक माध्यम में विभिन्न रंगों के प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। किसी भी माध्यम में जो विभिन्न रंग हैं उनके प्रकाश की चाल जो है वह अलग अलग होती है। तो जब प्रकाश की चाल अलग होगी तो n बराबर c अपान v, जो अपवर्तनांक का फार्मूला होता है, n इक्वल्स टू c बाई v। तो अगर v अलग अलग होगा तो n भी अलग अलग होगा। तो भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक भी भिन्न भिन्न होता है। कांच में बैगनी रंग के प्रकाश की चाल सबसे कम तथा लाल रंग के लिए सबसे अधिक होती है। तो अगर ऐसी वैल्यू पुट करें तो इसका मतलब हो गया कि एन भी इज ग्रेटर देन एन आर, अर्थात वायलेट कलर के लिए अपवर्तनांक अधिक होगा और रेड कलर के लिए कम होगा। तो जो विचलन का सूत्र है डेल्टा एम इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू ए, तो इससे स्पष्ट है कि बैगनी रंग के प्रकाश की किरण सबसे अधिक विचलित होगी और बैगनी रंग की प्रकाश की किरण सबसे अधिक विचलित होगी और लाल रंग की किरण सबसे कम। जबकि इन्हीं रंगों की प्रकाश की किरणों के विचलन इनके बीच में जो अन्य रंग हैं, मतलब दूसरे जो कलर हैं, तो इसमें क्या कहना है? कहना यह है कि जो बैगनी रंग की प्रकाश की किरण है वह सबसे अधिक विचलित होती है और लाल रंग की, यहाँ पर लाल होगा, लाल रंग की किरण सबसे कम, जबकि अन्य रंगों की प्रकाश की किरणों का विचलन इनके बीच में होता है। तो ये हो गया कि वायलेट कलर के लिए जो विचलन होता है वह रेड से अधिक होता है। और यही कारण है कि ये देखिए जो इसका आर्डर होता है ये होता है विबग्योर, VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और ये रेड। तो इस प्रकार श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म पर आपतित होता है तो अपवर्तन के पश्चात अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसका क्रम होता है VIBGYOR, जिसमें बैगनी रंग नीचे की ओर और यानी प्रिज्म के आधार की तरफ और जो लाल रंग है यह ऊपर की तरफ प्राप्त होता है। तो यह अपने अवयवी कलरों में, मतलब कि जो इसके कंस्टिट्यूएंट कलर्स हैं जिनसे मिलकर के श्वेत प्रकाश बना हुआ है, प्रिज्म पर पड़ने पर आपतित होने के पश्चात जब अपवर्तित होता है प्रिज्म से तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है और अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की इस घटना को ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब इसमें कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या होगा?
तो किन्हीं दो रंगों की निर्गत प्रकाश किरणों के बीच बने कोण को उन रंगों के बीच कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जैसे अगर हम इसके एक्सट्रीम कलर जो दोनों बाहर के कलर हैं उनके लिए ले लें तो वायलेट कलर सबसे नीचे और रेड कलर सबसे ऊपर। तो वायलेट कलर को जो निर्गत किरण है उसको पीछे की तरफ बढ़ा दें और जो रेड कलर है रेड कलर को भी पीछे की तरफ बढ़ा दें, तो दोनों एक दूसरे को कहीं पर कट करते हैं। जहां पर कट करते हैं दोनों के बीच में कुछ कोण बनता है और यह कोण थीटा हुआ। और यही कोण यह वायलेट और रेड कलर के रंगों के लिए वर्ण विक्षेपण हुआ। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा बराबर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। अब इसे आप अपवर्तनांक के पदों में लिख सकते हैं। तो डेल्टा वी बराबर क्या होता है, एन वी माइनस वन इंटू ए, डेल्टा आर बराबर एन आर माइनस वन इंटू ए। प्रिज्म फार्मूले से, जो पतले प्रिज्म के लिए फार्मूला यूज करते हैं, डेल्टा इक्वल टू एन माइनस वन इंटू ए, उस फार्मूले से इसको यहाँ पर लिखा गया है। तो थीटा इक्वल्स टू हो गया डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। इसकी जगह पे पुट किया आपने एन वी माइनस वन इंटू ए माइनस एन आर माइनस वन इंटू ए। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ए की वैल्यू दोनों में कट जाएगी, तो मिल जाएगा यहाँ से जो वन वाला टर्म एक कटा और ए के साथ एक मल्टीप्लाई है। तो थीटा इक्वल्स टू एन वी माइनस एन आर इंटू ए। यह कोणीय वर्ण विक्षेपण यानी थीटा इक्वल्स टू एन वी माइनस एन आर इंटू ए, यह एक फार्मूला मिल गया। तो यह वायलेट और रेड कलर के लिए निकाला गया। इसी तरह से किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता डिस्पर्सिव पावर। अब यह डिस्पर्सिव पावर क्या है, तो किसी प्रकाशिक माध्यम के श्वेत प्रकाश को उसके घटक रंगों में विभाजित करने की क्षमता को उस माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। तो अलग अलग जो माध्यम होते हैं उनको जो प्रकाश की किरणें उस पर पड़ती हैं तो उनको विभक्त करने की यानी उनके घटक रंगों में विभाजित करने के लिए जो उनका पावर होता है वह अलग अलग होता है, उसी को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। अब इसे जो है जो टर्म हम लोग पढ़े हैं इसमें हम इसको परिभाषित कैसे करेंगे। तो किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता उस माध्यम के बने जिसके लिए निकाल रहे हैं उस माध्यम के लिए बने पतले प्रिज्म द्वारा लाल तथा बैंगनी रंगों की प्रकाश किरणों के बीच उत्पन्न कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा माध्य प्रकाश पीले रंग के लिए उत्पन्न विचलन के अनुपात को कहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता है यह उन दोनों रंगों के लिए अर्थात जो एक्सट्रीम कलर हैं लाल और बैंगनी उनके लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण और इनके बीच में जो इसका माध्य कलर होता है येलो कलर उसके लिए पीले रंग के प्रकाश के लिए विचलन का जो अनुपात होता है उसे कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। तो इस तरह ओमेगा इक्वल्स टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई। अब डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अभी आपने फाइंड किया था तो एन वी माइनस एन आर इंटू ए और डेल्टा वाई के लिए हो जाएगा एन वाई माइनस वन इंटू ए से ए की वैल्यू कट जाएगी। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए फार्मूला हो गया ओमेगा इक्वल्स टू एन वी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस वन। तो यह कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता यह एक अनुपात है, इसलिए इसकी कोई इकाई नहीं होगी। अलग अलग पदार्थों की कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमताएं अलग अलग होती हैं। अगर पदार्थ अलग तो उनकी कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता भी अलग। इसीलिए फ्लिंट कांच की वर्ण विक्षेपण क्षमता, फ्लिंट जो अवतल लेंस बनाए जाते हैं तो अवतल लेंस जो है फ्लिंट कांच के बनाए जाते हैं और उत्तल लेंस क्राउन कांच के बनाए जाते हैं। तो फ्लिंट कांच की वर्ण विक्षेपण क्षमता क्राउन कांच की वर्ण विक्षेपण क्षमता से अधिक होती है। अब अंतर्राष्ट्रीय रूप से इसके लिए जो स्वीकृत वैल्यू है वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए यह ओमेगा इक्वल्स टू एन एफ माइनस एन सी अपॉन एन डी माइनस वन है। अब एफ सी और डी क्या है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो रेखाएं हैं उस स्पेक्ट्रम रेखा के लिए जो आसमानी और हरी जो रेखा है उसके लिए तथा लाल रंग के लिए हमारी आंखें सबसे अधिक सुग्राही होती हैं। इसीलिए यह
NF और NC, यानी F जो है आसमानी हरे और C लाल रंग के लिए जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की रेखाएं हैं उनसे लिया गया है। ठीक इसी तरह से जो D है, तो D जो आप देख रहे हैं यह सोडियम स्पेक्ट्रम की वह रेखा है जो येलो रंग के लिए बराबर, येलो रंग के लिए जो माध्य कलर है उसके लिए यह बराबर होती है। तो इसी तरह से ओमेगा की जो वैल्यू है ओमेगा इक्वल्स टू NF माइनस NC अपान ND माइनस 1, जहां पर यह FC और D के लिए जो इसकी तरंग दैर्ध्य है वह निर्धारित है, फिक्स है।